स्कॉट रिवॉल्ट दिखा देते ना। हुआ आंदोलन हो गया था। हाँ हाँ, फान बाओचाओ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा देते, बता देते। फान बाओचाओ कौन थे? फान बाओचाओ उत्तरी वियतनाम के महान राष्ट्रवादी थे। कौन थे? वे फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी थे। इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। 1903 में उन्होंने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। इस दल ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चलाया। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखकर जनमानस को झकझोर दिया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचयिता कौन है? फान बाओचाओ। अब देखेंगे हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय लिखा दे तो हुआ शायद। अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? ये भी कल कराए थे बुआ। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954, यानी कि आजादी, भारत की आजादी के 7 साल बाद। ओके, अंडरस्टैंड। अब नापाम एजेंट ऑरेंज क्या था अथवा रासायनिक पढ़ा दिए थे ना बुआ? एजेंट ऑरेंज के बारे में, नापाम के बारे में। हाँ, रासायनिक जो शरीर से चिपक जाता था और शरीर से चिपकने के बाद वह एक बहुत प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बीमारी था कैंसर रोग लाता था। ठीक है, कौन सा रोग लाता था? कैंसर रोग उत्पन्न करता था। ठंडा हो गया बुआ। अब हिंद चीन में फ्रांस की औपनिवेशिक महासंघ की योजना क्या थी? महासंघ की क्या योजना थी? कोई भी तुमको गुलाम बनाएगा तो क्या करना आना चाहेगा? तुमको कहेगा ना लोकल बना के रखना चाहेगा, तो उसी वही था उसका। देख लेंगे, फ्रांसीसी साम्राज्य को एक महासंघ में बदल दिया जाएगा। इसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश को रखा जाएगा। हिंद चीन इस महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। लालच देता है तुमको कोई भी चीज का, पहले लालच देगा, लालच देके गुलाम बनाएगा और फिर तुम पर हुकूमत करेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अल्लाह तो मैट्रिक पास हो ना हो, शादी ब्याह हो जाता हो, फिर हुकूमत शुरू, कोई के गुलाम बन जाए। ठीक है, देखिए अंगूरी पार्टी थी जिस समय उसका शादी होने वाला था, उस समय हम बोला कहते कि अंगूरी की शादी नहीं करवाइए था। उसका मम्मी बोली थी ना सर, उसकी तो सास इतनी अच्छी है उसके हस्बैंड की, कहे कि वहां से पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, और जब चल गई तो 9 सर 9 रह दी थी। अब पलट गई। सबके सास अनीता जैसे थोड़े मिल जाता है कि दो गालियों दे के कहते चो पढ़े। चलो बाओ दाई का संक्षिप्त परिचय दे। बाओ दाई कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का शासक था। ठीक है, यह जब वियतनाम 2 भागों में बटा था, कौन समझौता के तहत 2 भागों में बटा था? जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। उसमें एक का शासक बना था दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन बना था? और उत्तरी वियतनाम का शासक हो ची मिन्ह। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जापान के पड़ने के बाद जापानियों ने अन्नाम का शासन वहां के प्राचीन राजवंश के सम्राट बाओ दाई को सौंप दिया, परंतु उसने शीघ्र ही पद त्याग दिया। इससे वियतनामी गणराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। हनोई समझौता के दौरान फ्रांस ने पुनः बाओ दाई को कोचिन चीन का शासन बना दिया। जेनेवा समझौता के बाद बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम का शासक बना रहा। 1961 में बाओ दाई की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। किसने करवाया था? अमेरिका ने करवाया था। कराया था ना, कल बताए थे बुआ। हाँ, आपने मतलब जो जिस पे विश्वास था वो वैसा व्यक्ति को राजा बनाया और बाओ दाई को तख्ता पलट करवा दिया। तख्ता पलट करने का मतलब क्या हुआ? उसको सत्ता से हटा देना। ठीक है,
चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप में, हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था, लिख लेंगे क्वेश्चन। बोलिए, बोर्ड पे लिखल है। हेलो बिल्ली, हाउ आर यू? ताली बजाने का तरीका बहुत अच्छा है। चलो देखेंगे हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना का क्या उद्देश्य था, यह बताए थे, हम पढ़ा दिए थे। आर्थिक तो होता है, व्यापारिक सुरक्षा था, होता है सब असभ्यों को सभ्य बनाने का, यानी कि असभ्यों को सभ्य बनाने का क्या मतलब, यानी कि फ्रांसीसी जो थे वह अपने आप को भगवान का रूप मानते थे, हमको भगवान भेजे सबको सुधार देने के लिए। ठीक है, हिंद चीन में फ्रांसीसियों के किए गए सकारात्मक कार्य देखो, अब कुछ सकारात्मक कार्य भी किए थे फ्रांसीसी वहां पे, यानी कि देखेंगे कुछ सकारात्मक क्या है। कृषि का विकास, कृषि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए। दलदली और जंगली क्षेत्रों में कृषि का विस्तार किया गया। दलदली जो क्षेत्र था, जंगली क्षेत्र था, वहां कृषि का विस्तार किया गया। उत्पादकता बढ़ाने के लिए मेकंग डेल्टा क्षेत्र के नहरों एवं जलधाराओं का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे धान की खेती में विस्तार हुआ तथा उपज बढ़ गई थी। ठीक है बुआ। अब है संरचनात्मक विकास, या तो कृषि का विकास था। अब संरचनात्मक विकास के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ किए गए, यानी बहुत सारे जो योजना को लाया। एक विशाल रेल नेटवर्क द्वारा संपूर्ण हिंद चीन को जोड़ दिया गया। उससे क्या हुआ कि व्यापार की सुविधा बढ़ गई। इससे वियतनाम, चीन, कंबोडिया, थाईलैंड आपस में जुड़ गए। सड़कों का भी जाल बिछा दिया तथा बंदरगाहों का विकास किया। बंदरगाह जानते हो? पोर्ट होता है जहां समुद्र के किनारे जो होता है, जहां पे बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, उसी को कहते हैं बंदरगाह। और उसके बाद नई शिक्षा नीति लाया। हिंद चीन पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए नई शिक्षा नीति बनाया। परंपरागत शैक्षणिक व्यवस्था समाप्त कर, परंपरागत जो शैक्षणिक व्यवस्था था उसको समाप्त कर नए फ्रांसीसी स्कूल खोले गए। फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने की व्याख्या की गई। नई पुस्तकें तैयार करवाया जिसमें फ्रांसीसी का गुणगान किया गया तथा फ्रांस शासन को लाभदायक बतलाया गया। वह बताया गया, ऐसा बुक लाया कि पढ़ेगा तो फ्रांस के बारे में पढ़े, है कौन देश के, पढ़ेगा कौन देश के। ठीक है, जैसे हम लोग को भी होता है। ठीक है, तो उसमें फ्रांसीसी बुक के बारे में बताया गया। बोला गया फ्रांस के व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत महान होते हैं। हाँ, सिर्फ अपना अपना बड़ाई जैसे तुम लोग करते हो। 1907 में वियतनाम में टोंगी स्कूल की स्थापना की। ठीक है, 1907 में क्या किया था? इसका उद्देश्य क्या था? आधुनिक शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में बताया था? मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताया था। आदित्यनाथ खड़े हो जाइए आप लोग, दोनों आदमी, गोलू कुमार और आदित्य दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ। ठीक है, खड़ा रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग खड़े में। उसके बाद क्या क्या था? धार्मिक सुधार भी किया था। ठीक है बुआ। धार्मिक जीवन में से फ्रांसीसी चीन का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे, यानी कि जो उसका धार्मिक जीवन था वह चीनी से प्रभावित था, चीनी लोग से प्रभावित था, यानी चीन देश से प्रभावित था। वह क्या किया? वियतनाम में चीनी धर्म सुधारक कम्युनिस्ट की शिक्षाओं का व्यापक प्रभाव था। फ्रांसीसी इसे समाप्त कर ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसके लिए प्रयास आरंभ किए गए। ईसाई मिशनरियों को सुविधाएं और संरक्षण दिया गया। फलस्वरूप ईसाई धर्म को तेजी से प्रचार प्रसार हुआ, यानी ईसाई धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। औपनिवेशिक सरकार ने इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी हितों की रक्षा करना एवं अभिजात वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था। उसका अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया के इतिहास में नरोत्तम सिहानुक होता है, नरोत्तम सिहानुक गलत लिखा हुआ है। नरोत्तम सिहानुक की क्या भूमिका थी? नरोत्तम सिहानुक कौन था बुआ? जिनेवा समझौता 1954 के द्वारा कंबोडिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है, कंबोडिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासन अध्यक्ष बनाया गया। सिहानुक के तथावादी नीति अपनाई और यह अमेरिका समर्थित दक्षिण पूर्व एशियाई संगठित सम्मिलित नहीं हुए, यानी कि वह अमेरिका के प्रस्ताव को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। इससे चिढ़कर अमेरिका ने बदले की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और 1969 में अमेरिकी जहाज ने कंबोडिया में जहर की वर्षा कर दी।
बताए थे एजेंट ऑरेंज। हजारों एकड़ रबर की फसल नष्ट कर दी गई। सिहानुक ने क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया। अब सिहानुक ने साम्यवादी पूर्वी जर्मनी से संबंध बढ़ाने आरंभ कर दिए। अमेरिका कंबोडिया के साम्यवादी प्रभाव नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसलिए उसने 1970 ईस्वी में CIA की सहायता से सिहानुक का तख्ता पलटकर जनरल लोन नोल के नेतृत्व में अमेरिका समर्थित दक्षिणपंथी सरकार की स्थापना की। उसका भी क्या किया था? तख्ता पलट कर दिया गया हुआ था। ठीक है। सिहानुक ने पेकिंग में अपनी नई सरकार बनाई तथा लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया। उत्तरी वियतनाम की सहायता तथा चीन के समर्थन। उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? हो ची मिन्ह की सहायता चीन के समर्थन में उन्होंने लोन नोल के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। जब सिहानुक की विजयी सेना राजधानी नोम पेह की ओर बढ़ रही थी, तब अमेरिका ने कंबोडिया में अपनी सेना भेज दी। युद्ध भयंकर होने पर 1970 में जकार्ता सम्मेलन बुलाया गया। कौन से रहेगा? जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था? 1970। लेकिन शांति की स्थापना नहीं हो सकी, खूनी संघर्ष चलता रहा। 1975 में सिहानुक की लाल खमेर सेना ने राजधानी पर अधिकार कर लिया। यानी कि लाल खमेर सेना ने कब अधिकार किया था राजधानी? 1975 में स्वदेश वापस आकर सिहानुक पुनः शासन अध्यक्ष बने। कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि कंबोडिया का नया नाम क्या है? कंपुचिया। 1978 में उन्होंने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। अमेरिका नीति ने कंबोडिया में भी विफल हो गया, यानी अमेरिका का जो नीति था वह कंबोडिया में असफल हो गया। वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह का क्या योगदान था? मूल्यांकन करिए। बता दिए थे हुआ वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह की क्या भूमिका थी? माइली गांव की घटना कल बताया थे। वो माइली गांव को चारों तरफ से घेर लिया था अमेरिका का जो सैनिक थे और उसको आग लगा के जला दिया था। और 12 साल से जितने भी नीचे बच्चे थे और 10 घंटे पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे और 12 साल से नीचे की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उसको मार के गोली मार दिया गया था। और 12 साल के ऊपर जितनी महिलाएं थी, लड़कियां थी, उसको बंदी बनाकर क्या किया गया था? बलात्कार किया गया था। यही था माइली गांव की घटना। और उसको एक बूढ़ा व्यक्ति जो बच जाता है, उस घटना को उजागर करता है, जिससे अमेरिका पे थू थू होती है। और उसका राष्ट्रपति निक्सन का 5 सूत्री मांग आता है। 5 सूत्री मांग जो रहता है विफल हो जाता है। उसके बाद क्या आता है? 8 सूत्री मांग आता है और वो भी क्या हो जाता है? 1970 में लाता है। फिर वह 1975 में लाता है, 8 सूत्री मांग लाता है ना। हिंद चीन में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की प्रस्तुत की गई 8 सूत्री प्रस्तावना, ये भी बता दिए थे कल हुआ, ये विफल हो गया था। चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के प्रश्न की तरफ। आप लोग ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, जो भी है ऑब्जेक्टिव इसको कर लेते हैं। बैठ जा बुआ। चलो वह अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? वेरी गुड। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया का नया नाम। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? हिंद चीन में कौन कौन देश सम्मिलित है? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो देख लेंगे। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? इंद्र देवता का नाम है, बनवा दो तुम लोग जाकर। कन्फ्यूशियस कौन था? अभी बताए थे वहां पे। हिंद चीन किसके अधीन था? ब्रिटेन वाला नहीं किया था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? वियतनाम में स्कॉट रिवॉल्ट किसके विरुद्ध में हुआ था? स्कॉट रिवॉल्ट बताया तो हुआ। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, भारत में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी वास्को डिगामा कब आया था? वियतनाम में टोंगिन प्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में टोंगिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। हुआ वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ
पथ प्रदर्शक। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बो चाओ। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन थे? वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? हो ची मिन्ह के द्वारा। लियांग किचाओ कौन थे? अनामी दल की स्थापना किसने की? ओवेन आई ने। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? ल्युएन आई कोक। कोक होगा। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उसका एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? हो ची मिन्ह होगा। बाओ दाई कहां का शासक था? वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता की जेनेवा समझौता? जेनेवा समझौता। हुआ आंदोलन हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया था? कौन कौन दो भाग थे? नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? अब अगला है हुंगसाली एवं होंग ऑफ फ्रांस। फ्रांस किस देश के थे? 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार बना था? सुमन पुमा के नेतृत्व में। लाल खमेर सेना कहे तो नहीं पढ़ाए बुआ। नरोत्तम सिवानुक। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? नरोत्तम सिवानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। पहला टेलीविजन युद्ध कब हुआ था? अच्छा, कब किसे कहा गया ना? वियतनामी युद्ध को। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों देशों से होकर गुजरती थी बुआ। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? निक्सन। माइली गांव की घटना कहां हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। माइली गांव का हत्याकांड का जिम्मेवार कौन था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? बताए थे। और यहाँ पे तीसरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। जो क्वेश्चन दिए हैं उसको बना लीजिएगा, फिर कल मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ। अब आएंगे, बहुत हो गया दूसरे देश के बारे में, अब अपने देश के राष्ट्रवाद के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपसे क्या लेते हैं? विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।